मल्टीपल बीमारियों का इलाज हो। या फिर बॉडी के डैमेज्ड पार्ट्स नेचुरली रीजेनरेट हो जाएं। साउंड्स लाइक साइंस फिक्शन है ना, अ हाई टेक फ्यूचर। पर सच तो ये है कि बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ये फ्यूचर आज की रियलिटी बन रहा है। तो इस अमेजिंग जर्नी के लिए रेडी हो? हे, इफ दिस हेल्प्स यू, हिट सब्सक्राइब नाउ, कमेंट योर फीडबैक, शेयर टू ग्रो द चैनल। सो लेट्स लॉक इन द जर्नी टुगेदर। बिल्कुल, ये एक ऐसी फील्ड है जो हेल्थ केयर को फंडामेंटली बदल रही है। एग्जैक्टली। आज हम बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ के यूनिवर्स में एक सुपर डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन करने वाले हैं। हम स्टार्ट करेंगे एफडीसीज यानी फिक्स डोज ड्रग कॉम्बिनेशन से। फिर हम डाइव करेंगे स्टेम सेल थेरेपी की रेवोल्यूशनरी वर्ल्ड में। उसके बाद हम समझेंगे इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी इतनी तेजी से क्यों ग्रो कर रही है। फिर हम अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी के अचीवमेंट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्यूल शॉर्टेज में कैसे हेल्प करते हैं ये डिस्कस करेंगे। एंड वेट देयर इज मोर। हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के चैलेंजेस, हेल्थ केयर में एआई का रोल, ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट कैसे करें। कोविड-19 में टेक्नोलॉजी का यूज और फाइनली वैक्सीन्स कैसे बनती हैं और काम करती हैं। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिक्स्ड डोज ड्रग कॉम्बिनेशंस, एफडीसीज? डिस्कस देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। फार्मास्यूटिकल इनोवेशंस एंड पेशेंट केयर। सो हमारा पहला टॉपिक है फिक्स्ड डोज ड्रग कॉम्बिनेशंस या एफडीसीज। हाँ, ये कॉन्सेप्ट सुनने में काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है। और ये है भी। एफडीसीज यानी फिक्स्ड डोज ड्रग कॉम्बिनेशंस बेसिकली ऐसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा एक्टिव ड्रग्स को एक सिंगल डोसेज फॉर्म में, जैसे एक टैबलेट या कैप्सूल में, राइट, एक सिंगल फॉर्म में कंबाइन किया जाता है। इसका मेन मकसद ट्रीटमेंट को सिंप्लीफाई करना है। राइट। जैसे इंडिया के नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम में पहले टीबी पेशेंट्स को मतलब दिन में मुट्ठी भर गोलियां खानी पड़ती थी। हाँ हाँ, अब एफडीसीज के जरिए वो सारी दवाइयां एक ही गोली में आ गई हैं। एग्जैक्टली। और इससे पेशेंट कंप्लायंस यानी आसानी से दवा लेने की आदत बेहतर होती है। तो पेशेंट कंप्लायंस एफडीसीज का सबसे बड़ा मेरिट क्यों है? देखो, जब पिल बर्डन कम होता है, लोग अपनी दवाई टाइम पर लेते हैं। इट्स सिंपल साइकोलॉजी। मेक सेंस। इससे ट्रीटमेंट आउटकम्स बेहतर होते हैं। रिसर्च ने भी ये प्रूव किया है। जैसे मलेरिया के लिए आर्टिसोनेट मेफ्लोक्विन एफडीसी, ओके। या टाइप 2 डायबिटीज के लिए दापाग्लिफ्लोजिन साक्साग्लिप्टिन एफडीसी। इन सब ने काफी अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं। और एफडीसीज कॉस्ट इफेक्टिव कैसे होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अलग अलग दवाइयों के लिए अलग पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज कॉस्ट आते हैं। एफडीसी में ये सब कंबाइन हो जाता है तो ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाता है। गॉट इट। लेकिन इसमें एक बट जरूर होगा। कन्वीनियंस के साथ कोई ना कोई रिस्क तो जुड़ता ही है। फॉर एग्जाम्पल, एक एफडीसी में इंडिविजुअल ड्रग से एलर्जी होने पर क्या चैलेंज आता है? ये इसका एक बहुत बड़ा डीमेरिट है, मतलब बहुत सीरियस चैलेंज। ऐसे केस में आपको पूरी एफडीसी बंद करनी पड़ती है। ओह। आप उस एक प्रॉब्लमैटिक ड्रग को अलग नहीं कर सकते। फिर डॉक्टर को इंडिविजुअल ड्रग्स पर स्विच करना पड़ता है, जो एफडीसी का पूरा पर्पस ही खत्म कर देता है। यही नहीं, इसमें डोज को एडजस्ट करना भी मुश्किल है। और मैंने पढ़ा है कि इंडिया ने इतने एफडीसीज क्यों बैन किए? प्राइमरी रीजन क्या था? प्राइमरीली लैक ऑफ थेरेप्यूटिक जस्टिफिकेशन। इसका मतलब यह है कि कई कॉम्बिनेशंस इरैशनल थे, मतलब उनके इंग्रेडिएंट्स का एक साथ काम करने का कोई स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक बेसिस नहीं था। तो हेल्थ रिस्क्स आते थे। एग्जैक्टली, फायदे से ज्यादा हेल्थ रिस्क्स हो सकते थे। बिटवीन 2023-2025 इंडिया ने 205 एफडीसीज को बैन किया। और एफडीसीज और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बीच क्या लिंक है? बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है। जब आप इनएप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक एफडीसीज यूज करते हैं, जैसे दो एंटीबायोटिक्स को बिना जरूरत के कंबाइन करना, तो आप सीधे सीधे ड्रग रेजिस्टेंस को बढ़ावा दे रहे हैं। बैक्टीरिया ज्यादा तेजी से रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो इसीलिए सीडीएससीओ जैसे रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स की जरूरत है ताकि बेनिफिट्स और रिस्क्स को बैलेंस किया जा सके। प्रिसाइसली। ओके, तो प्रैक्टिस करते हैं। एफडीसीज इंप्रूव पेशेंट कंप्लायंस बट पोज रिस्क्स लाइक ड्रग रेजिस्टेंस एंड लिमिटेड डोज फ्लेक्सिबिलिटी। इन शॉर्ट, एफडीसीज कन्वीनियंट है, पर रिस्क मैनेज करने के लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशन जरूरी है। ओके। डिस्क्राइब ब्रीफली व्हाट स्टेम सेल थेरेपी इज एंड व्हाट एडवांटेजेस इट हैज ओवर अदर ट्रीटमेंट्स। रीजेनरेटिव मेडिसिन एंड फ्यूचर ऑफ हीलिंग। अब बात करते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो आने वाले कल में मेडिसिन की परिभाषा बदल सकती है, स्टेम सेल थेरेपी। ये कॉन्सेप्ट सुनने में ही काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है। इसे सिंपल शब्दों में कैसे समझा जा सकता है? स्टेम सेल्स हमारी बॉडी के मास्टर सेल्स हैं। ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। अनडिफरेंशिएटेड यानी इनका कोई स्पेसिफिक काम नहीं होता। राइट। लेकिन इनमें पोटेंशियल होता है किसी भी तरह के स्पेशलाइज्ड सेल में बदलने का, जैसे स्किन सेल, मसल सेल या ब्लड सेल। ये बेसिकली बॉडी का नेचुरल रिपेयर सिस्टम है। ओके। जैसे एक सिवियर बर्न विक्टिम के केस में जहां स्किन ग्राफ्ट्स की जगह उन्हीं के बॉडी के स्टेम सेल से नई हेल्दी स्किन रीजनरेट की जा सकती है। बिल्कुल, ये तो एब्सोल्युटली गेम चेंजिंग है और इंडियाज फील्ड में एक ग्लोबल हब बनकर उभर रहा है। रियली? हाँ, हमारे यहाँ इसके एप्लीकेशंस ब्लड डिसऑर्डर्स जैसे ल्यूकीमिया और थैलेसीमिया में काफी सक्सेसफुल रहे हैं, जहाँ सक्सेस रेट्स 70 से 90% तक हैं। दैट्स अमेजिंग। इसके अलावा कॉर्नियल रिपेयर और कार टी सेल थेरेपी जैसे एडवांस्ड कैंसर ट्रीटमेंट्स में भी इसका यूज हो रहा है। कार टी सेल थेरेपी, ब्रीफली ये क्या है? साउंड्स कॉम्प्लेक्स। ये एक टाइप की इम्यूनोथेरेपी है। इसमें पेशेंट के टी सेल्स, जो एक तरह के इम्यून सेल्स होते हैं,
उनको बॉडी से निकालकर लैब में जेनेटिकली इंजीनियर किया जाता है ओके ताकि वो कैंसर सेल्स को पहचान कर उन पर अटैक कर सकें। फिर इन सुपरचार्ज्ड टी सेल्स को वापस पेशेंट की बॉडी में डाल दिया जाता है। दैट्स इनक्रेडिबल। लेकिन आपने ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट का जिक्र किया था। ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट का सिंपल मीनिंग क्या है? ऑटोलॉगस का मतलब है फ्रॉम द सेल्फ। इसमें पेशेंट के ही स्टेम सेल्स को निकालकर प्रोसेस करके उन्हीं की बॉडी में दोबारा डाला जाता है। अच्छा, तो इससे रिजेक्शन का रिस्क कम हो जाता है। एग्जैक्टली क्योंकि सेल्स उनके अपने होते हैं, इसलिए बॉडी का इम्यून सिस्टम उन्हें रिजेक्ट नहीं करता। ये उस थेरेपी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और आपने iPSCs का भी जिक्र किया था, इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स। ये इतने रेवोल्यूशनरी क्यों हैं? और इसकी कॉस्ट 40 लाख रुपए काफी ज्यादा लगता है। और इसे कॉस्ट इफेक्टिव कैसे कहा जा सकता है? ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में कॉस्ट इफेक्टिव है। थैलेसीमिया जैसी बीमारी के लाइफ टाइम मैनेजमेंट, जिसमें रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स और दूसरे ट्रीटमेंट्स शामिल हैं, उसका क्यूमुलेटिव कॉस्ट इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। राइट। स्टेम सेल थेरेपी एक वन टाइम प्रोसीजर हो सकता है जो एक परमानेंट इलाज दे, इसलिए इन द लॉन्ग रन इट्स मोर इकोनॉमिकल। लेकिन स्टेम सेल थेरेपी में क्या रिस्क इन्वॉल्व है? रिस्क है, जैसे ट्यूमर फॉर्मेशन का एक थ्योरेटिकल रिस्क है, या फिर अगर डोनर सेल्स एलोजेनिक यूज किए जाएं तो रिजेक्शन का रिस्क होता है। इसीलिए इस पर अभी भी काफी रिसर्च चल रही है और इसको स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के अंदर ही किया जाता है। Okay, let's practice this. Stem cell therapy uses the body's undifferentiated cells to regenerate tissues, offering a minimally invasive, long-term solution. इन शॉर्ट, स्टेम सेल थेरेपी बॉडी की हीलिंग पावर को हार्नेस करती है और इंडिया इस फील्ड में लीड कर रहा है। Why is there so much activity in the field of biotechnology in our country? How has this activity benefited the field of biopharma? India's rise as a global biotech hub. हमने स्टेम सेल थेरेपी जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी की बात की, लेकिन इस तरह की इनोवेशन के लिए एक पूरा इकोसिस्टम चाहिए, राइट? बिल्कुल। तो अगला सवाल यह है कि इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में इतनी एक्टिविटी क्यों हो रही है? इसके पीछे एक परफेक्ट स्टॉर्म है: गवर्नमेंट सपोर्ट, अ रोबस्ट इनोवेशन इकोसिस्टम और एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट। इंडिया अब असली में एक ग्लोबल बायोटेक हब बन रहा है। नंबर्स तो ये बताते हैं, 2014 में जहां सिर्फ 50 बायोटेक स्टार्टअप्स थे, वही 2023 में ये नंबर 8,500 से भी ज्यादा हो गया। ये अचानक इतना मैसिव जंप कैसे आया? इसका क्रेडिट लार्ज पार्ट में गवर्नमेंट की पॉलिसीज को जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का बजट बढ़ाया गया है और बायोराइट जैसी स्कीम्स, इनका मेन पर्पस क्या है? बायोराइट स्कीम? हाँ, बायोराइट बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड डेवलपमेंट फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट स्कीम बेसिकली हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड R&D प्रोजेक्ट्स को फंड करती है। इसमें हजारों करोड़ की फंडिंग है जो इनोवेशन को सीधा सपोर्ट कर रही है। तो यह सिर्फ स्टार्टअप्स की कहानी नहीं है, इसका असर बायोफार्मा इंडस्ट्री पर भी पड़ा होगा। डेफिनेटली इस एक्टिविटी का बायोफार्मा सेक्टर को जबरदस्त फायदा हुआ है। पहला, मार्केट ग्रोथ। इंडिया का बायोसिमिलर्स मार्केट 2025 तक $12 बिलियन तक पहुंचने का प्रोजेक्शन है। एक मिनट, बायोसिमिलर्स क्या होते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बायोसिमिलर्स आसान भाषा में ओरिजिनल बायोलॉजिकल ड्रग्स के कॉपीकैट वर्जन्स हैं जिनके पेटेंट्स एक्सपायर हो चुके हैं। ओके। ये ओरिजिनल ड्रग जैसे ही सेफ और इफेक्टिव होते हैं, लेकिन काफी सस्ते होते हैं। इससे लाइफ सेविंग मेडिसिन ज्यादातर लोगों तक पहुंच पाती है। गॉट इट। तो सस्ती दवाइयां, मार्केट ग्रोथ, AI और मशीन लर्निंग बायोटेक रिसर्च में कैसे हेल्प करते हैं? ओ, इनका रोल तो ह्यूज है। AI/ML ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस को एक्सेलरेट करते हैं। AI एल्गोरिदम्स बायोलॉजिकल डेटा के मैसिव सेट्स को एनालाइज करके पोटेंशियल ड्रग कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे R&D का टाइम और कॉस्ट दोनों कम होता है। और इससे हमारी ग्लोबल कंपेटिटिवनेस बढ़ी है। हम कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक मेजर हब बन गए हैं। यस, और कोविड-19 के दौरान दुनिया ने देखा कि इंडिया वैक्सीन्स को बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चर और सप्लाई कर सकता है। इससे हमें फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल मिला। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, इस टाइटल का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कि इंडिया पूरी दुनिया के लिए रिलायबल, हाई वॉल्यूम और लो कॉस्ट क्वालिटी मेडिसिन्स और वैक्सीन्स का प्रोड्यूसर है। ये ग्लोबल पब्लिक हेल्थ में हमारे क्रिटिकल रोल को दर्शाता है। Practice time. India's biotech boom is driven by government support like the BioRide scheme and a robust startup ecosystem. इन शॉर्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का मिक्स इंडिया को बायोटेक पावर हाउस बना रहा है। तो हमने देखा कि बायोटेक इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। अब आते हैं इसके रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट पर। हाँ, अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ही है साइंस को प्रैक्टिकल यूज में लाना, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर। जैसे बीटी कॉटन। एग्जैक्टली, बीटी कॉटन को ही ले लीजिए। इसके आने से फार्मर्स की पैदावार 24% तक बढ़ी और उनके पेस्टिसाइड पर होने वाले खर्चे 50% तक कम हो गए। ये सीधा सीधा उनकी आमदनी में इजाफा है। बिल्कुल, और ये सिर्फ बीटी कॉटन तक सीमित नहीं है। ड्रॉट टॉलरेंट मेज, सॉल्ट टॉलरेंट राइस, ये सब डेवलप किए जा रहे हैं। और बायो फर्टिलाइजर्स, उनका क्या रोल है? बायो फर्टिलाइजर्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स में क्या डिफरेंस है? बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। केमिकल फर्टिलाइजर्स सॉइल को लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचाते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स में लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सॉइल की हेल्थ को इंप्रूव करते हैं और नेचुरली प्लांट ग्रोथ प्रमोट करते हैं। पंजाब में इनके यूज से 20% यील्ड इंक्रीज देखा गया है। मतलब ये टेक्नोलॉजी सिर्फ लैब्स तक सीमित नहीं है बल्कि खेत तक पहुंच रही है। हेल्थ केयर में इसका क्या इम्पैक्ट है?
अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक किट्स रूरल एरियाज के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हैं? बहुत जरूरी है। इमेजिन कीजिए एक गांव में लोकल हेल्थ वर्कर एक सिंपल सस्ती किट से मलेरिया या डेंगू जैसी बीमारियों को ऑन द स्पॉट डायग्नोज कर सकता है। इससे अर्ली ट्रीटमेंट मिलता है और जानें बचती हैं। ये हेल्थ केयर को एक्सेसिबल बनाता है। ये तो इंक्लूसिव ग्रोथ का परफेक्ट एग्जांपल है। और इन अचीवमेंट्स का इंक्लूसिव ग्रोथ से क्या कनेक्शन है? देखो, जब किसान की आय बढ़ती है, जब गांव में बेहतर हेल्थ केयर मिलती है, तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ ही तो है। बायोटेक्नोलॉजी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही है और बेसिक सर्विसेज को अफोर्डेबल बना रही है। मैंने बायो रेमेडिएशन के बारे में सुना है, उसका एक सिंपल एग्जांपल क्या है? बायो रेमेडिएशन एक कमाल की चीज है। इसका एक सिंपल एग्जांपल है ऑयल स्पिल की सफाई। कुछ खास तरह के बैक्टीरिया को कंटामिनेटेड एरिया में डाला जाता है, जो ऑयल को खाकर हार्मलेस सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदल देते हैं। बेसिकली हम नेचर की मदद से अपनी ही फैलाई हुई गंदगी साफ कर रहे हैं। और इंडिया में जीन थेरेपी की करंट स्टेज क्या है? ये अभी भी रिसर्च फेज में है, पर काफी प्रॉमिसिंग है। इंडिया में जेनेटिक डिसऑर्डर्स जैसे सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया के लिए जीन थेरेपी पर काम हो रहा है। इसमें पोटेंशियल है कि इन बीमारियों का परमानेंट इलाज मिल सके। So, let's practice this. Applied biotechnology in India, through innovations like BT cotton and affordable diagnostics, is directly contributing to poverty alleviation. इन शॉर्ट, बायोटेक्नोलॉजी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने और सोसाइटी को अपलिफ्ट करने का एक पावरफुल टूल है। Discuss several ways in which microorganisms can help in meeting the current fuel shortage. बायो एनर्जी एंड सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स। Environment की बात हुई तो चलिए एनर्जी पर आते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्यूल शॉर्टेज को दूर करने में कैसे मदद कर सकते हैं। ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें अनंत संभावनाएं हैं। जब हम फॉसिल फ्यूल्स के ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं, तो जवाब हमें इन छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट और एल्गी में मिल रहा है। इसका सबसे आम एग्जाम्पल तो शायद हम सब ने देखा है, गांव में गोबर गैस प्लांट्स। बिल्कुल, वहाँ एनाएरोबिक बैक्टीरिया वेस्ट को ब्रेक डाउन करके बायोगैस बनाते हैं। वो एक डिसेंट्रलाइज्ड सोल्यूशन का बेहतरीन एग्जाम्पल है। इस कॉन्टेक्स्ट में डिसेंट्रलाइज्ड सोल्यूशन का मतलब है कि एनर्जी वहीं प्रोड्यूस हो रही है जहां उसकी जरूरत है, एक बड़े सेंट्रल प्लांट की जगह। इंटरेस्टिंग। लेकिन इसके अलावा भी कई तरीके हैं, जैसे बायोएथेनॉल प्रोडक्शन। राइट, यीस्ट जैसे सैक्रोमाइसिस सेरेविसी शुगर केन जैसे क्रॉप्स के शुगर्स को फर्मेंट करके एथेनॉल बनाता है। यही एथेनॉल है जो हम पेट्रोल में ब्लेंड कर रहे हैं। मैंने फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स के बारे में पढ़ा है, इनमें क्या डिफरेंस है? ग्रेट क्वेश्चन। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स फूड सोर्सेज जैसे कॉर्न या शुगर केन से बनते हैं। इसकी आलोचना इसलिए होती है कि ये हमारी फूड सप्लाई से compete करते हैं। करेक्ट। सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स नॉन फूड सोर्सेज जैसे खेती के कचरे या लकड़ी से बनते हैं। इसके लिए फंगी और बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, जो इस वेस्ट को शुगर्स में तोड़ देते हैं, जिन्हें फिर फर्मेंट किया जा सकता है। और माइक्रो एल्गे, सुना है वो बायोडीजल के लिए काफी प्रॉमिसिंग है, ऐसा क्यों है? हाँ, क्योंकि वो बेहद तेजी से ग्रो करते हैं। उनका ऑयल यील्ड पर एकड़ किसी भी जमीनी फसल से कहीं ज्यादा होता है और उन्हें उपजाऊ जमीन या साफ पानी की जरूरत नहीं होती। वो वेस्ट वाटर या खारे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। और बायोहाइड्रोजन वाइड स्प्रेड क्यों नहीं है? बायोहाइड्रोजन प्रोडक्शन अभी भी टेक्नोलॉजिकली चैलेंजिंग और महंगा है। उसके स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट में भी दिक्कत आती है। इसलिए ये अभी रिसर्च स्टेज में है, कमर्शियल स्केल पर वायबल नहीं है। आगे क्या है? क्या जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स का यूज रिस्की है? यस, रिस्क तो है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स को अगर एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जाए तो उसके अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसलिए इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं। लेकिन इनका पोटेंशियल असीम है। हम ई कोलाई जैसे माइक्रोब्स को इंजीनियर कर सकते हैं ताकि वो ब्यूटेनॉल जैसे एडवांस्ड फ्यूल्स डायरेक्ट प्रोड्यूस करें। Let's practice. Microorganisms can produce biofuels like bioethanol through fermentation, biodiesel from algae, and biogas from waste. इन शॉर्ट, टाइनी माइक्रोब्स में फ्यूचर को क्लीन एनर्जी देने का मैसिव पोटेंशियल है। Can overuse and free availability of antibiotics without doctor's prescription be contributors to the emergence of drug-resistant diseases in India? Public health crisis and regulatory challenges. हमने टेक्नोलॉजी के फायदों की बात की, लेकिन अब बात करते हैं एक सीरियस पब्लिक हेल्थ क्राइसिस की, ड्रग रेजिस्टेंस। हाँ, और इसका सीधा जवाब है हाँ, बिल्कुल। एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल सुपर बग्स को जन्म दे रहा है, ऐसे बैक्टीरिया जिन पर हमारी दवाइयां असर नहीं करती हैं। और इंडिया में ओवर द काउंटर आसानी से एंटीबायोटिक्स मिल जाना इस समस्या की एक बड़ी वजह है। बिल्कुल। बैंगलोर की एक स्टडी में 661 में से 174 फार्मेसीज बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स दे रही थी। That's alarming. हमारे पास इसके लिए कानून नहीं है क्या? कानून तो है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत एंटीबायोटिक्स शेड्यूल एच में आते हैं। 2014 में शेड्यूल H1 भी लाया गया। शेड्यूल एच और शेड्यूल H1 में बेसिक डिफरेंस क्या है? शेड्यूल एच ड्रग्स को बिना प्रिस्क्रिप्शन नहीं बेचा जा सकता। शेड्यूल H1 में और भी पावरफुल थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक्स आते हैं। इनके लिए फार्मासिस्ट को सेल का एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, जिसे 2 साल तक रखना जरूरी है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? इम्प्लीमेंटेशन में। एग्जैक्टली, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज द इम्प्लीमेंटेशन गैप। कानून है, लेकिन रिटेल लेवल पर इन्फोर्समेंट कमजोर है। लोग भी सेल्फ मेडिकेशन करते हैं।
आई टू आस्क AMR के लिए सिर्फ पब्लिक रिस्पॉन्सिबल है या डॉक्टर्स भी? ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पब्लिक सेल्फ मेडिकेशन के लिए डॉक्टर्स कभी-कभी जरूरत न होने पर भी वॉच ग्रुप एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं। वॉच ग्रुप एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? WHO ने एंटीबायोटिक्स को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है: एक्सेस, वॉच और रिजर्व। वॉच ग्रुप में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आते हैं जिनका यूज लिमिटेड होना चाहिए क्योंकि इनमें रेजिस्टेंस डेवलप होने का हाई रिस्क होता है। और इसका कोई सोल्यूशन है? केरला का मॉडल सक्सेसफुल क्यों रहा? हाँ, केरला ने 2024 में इस पर सख्त नियम लागू किए। उन्होंने फार्मेसीज पर सरप्राइज रेड्स किए और नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माने लगाए। उनका मॉडल एनफोर्समेंट पर फोकस करता है, जो कि बाकी स्टेट्स में मिसिंग है। तो एक कॉमन पर्सन AMR को रोकने के लिए क्या कर सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट, डॉक्टर की सलाह के बिना कभी एंटीबायोटिक ना लें। अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो पूरा कोर्स कंप्लीट करें, भले ही आप बेहतर फील कर रहे हो। Okay, practice time. Over-the-counter availability of antibiotics in India is a major driver of antimicrobial resistance. इन शॉर्ट, AMR एक मैन मेड क्राइसिस है जिसे अर्जेंट एक्शन की जरूरत है। With the growing consciousness, the death rate of infants and mothers has been arrested. But there is a new challenge for the nation on account of increased life expectancy. What are they and what steps need to be taken to meet them? Healthcare in an aging India. अगला टॉपिक इसी से जुड़ा हुआ है। इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, हम ज़्यादा लंबी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन इसके साथ कुछ नए हेल्थ चैलेंजेस भी आ रहे हैं। हाँ, ये गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ वाला मामला है। गुड न्यूज़ ये है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2050 तक 75 साल होने का अनुमान है। और बैड न्यूज़? बैड न्यूज़ ये है कि लंबी जिंदगी हमेशा हेल्दी नहीं होती। हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज या NCDs का बढ़ना। जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीजेस। बिल्कुल, आज इंडिया में होने वाली 60% मौतों की वजह NCDs है। हमारी लाइफस्टाइल बदल गई है, खान पान बदल गया है और लंबी उम्र इन बीमारियों को डेवलप होने का ज्यादा टाइम देती है। और इसका सबसे ज्यादा असर हमारी एल्डरली पॉपुलेशन पर पड़ता होगा। एग्जैक्टली। इंडिया की एल्डरली पॉपुलेशन 2050 तक डबल हो जाएगी और इनमें से 70% लोग गांव में रहते हैं जहां स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की कमी है। इसके अलावा 70% बुजुर्ग आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर हैं। हाँ, इससे उनके लिए हेल्थ केयर एक्सेस करना और भी मुश्किल हो जाता है। तो इस चैलेंज से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? हमें एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत है। पहला, पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें जिला हॉस्पिटल्स में जेरियाट्रिक केयर यूनिट्स यानी बुजुर्गों के लिए स्पेशल वार्ड्स बनाने होंगे। और दूसरा, हेल्थ केयर सर्विसेज को बेहतर बनाना। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को ट्रेन करना होगा ताकि वो बेसिक जेरियाट्रिक केयर दे सकें। हमें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर भी फोकस करना होगा। और सोशल सिक्योरिटी का क्या? स्कीम्स जैसे आयुष्मान भारत इसमें कैसे मदद कर सकती हैं? आयुष्मान भारत जैसी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स एक क्रूशियल फाइनेंशियल सेफ्टी नेट प्रोवाइड कर सकती हैं, खासकर मेजर ट्रीटमेंट्स और सर्जरीज के लिए। और कम्युनिटी लेवल पर? कम्युनिटी बेस्ड केयर मॉडल्स को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे केरला का वयोमित्रम स्कीम, जहां मोबाइल क्लिनिक्स के जरिए हेल्थ केयर बुजुर्गों के दरवाजे तक पहुंचती है। Okay, practice cue. Rising life expectancy in India brings the challenge of managing non-communicable diseases, especially among the rural elderly. In short, we need a comprehensive strategy combining infrastructure, specialized care, and social support for our aging population. How is the government of India protecting traditional knowledge of medicine from patenting by pharmaceutical companies? AI in clinical diagnosis. हेल्थ केयर की बात हो रही है तो टेक्नोलॉजी से दूर कैसे रह सकते हैं? चलिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI की बात करते हैं। AI क्लिनिकल डायग्नोसिस में कैसे हेल्प कर रहा है? AI, सिंपल शब्दों में, मशीन्स द्वारा ह्यूमन इंटेलिजेंस की नकल है और हेल्थ केयर में AI अब साइंस फिक्शन नहीं बल्कि रियलिटी है। इसका सबसे बड़ा रोल है अर्ली डिटेक्शन में, राइट? हाँ, AI एल्गोरिदम्स बड़े डेटा सेट्स को एनालाइज करके ऐसे सटल पैटर्न्स ढूंढ सकते हैं जो इंसान मिस कर जाए। इससे कैंसर या अल्जाइमर्स जैसी बीमारियों का जल्दी पता लगाया जा सकता है। मेडिकल इमेजिंग में भी इसका बड़ा रोल है, जैसे एक्सरेज और MRIs को एनालाइज करना। यस, AI इन इमेजेस को इंसानी रेडियोलॉजिस्ट से ज्यादा तेजी और कई बार ज्यादा एक्यूरेसी से इंटरप्रेट कर सकता है। लेकिन मैं मानती हूँ कि इसका सबसे पावरफुल यूज प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में है। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या हो सकता है? इमेजिन कीजिए एक हॉस्पिटल का ICU। एक AI सिस्टम लगातार सभी पेशेंट्स के वाइटल साइंस मॉनिटर कर रहा है। इस डेटा को एनालाइज करके AI प्रिडिक्ट कर सकता है कि अगले कुछ घंटों में किस पेशेंट को सेप्सिस, एक जानलेवा इन्फेक्शन, होने का सबसे ज्यादा रिस्क है। वाओ, इससे डॉक्टर्स प्रोएक्टिव तरीके से इंटरवीन कर सकते हैं, जान बचा सकते हैं। दिस इज अमेजिंग। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल उठता है प्राइवेसी का। AI को इतने सेंसिटिव डेटा की जरूरत होती है, क्या इससे हमारी प्राइवेसी को खतरा है? ये एक बहुत ही वैलिड और सीरियस कंसर्न है। AI सिस्टम्स को हमारे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, जेनेटिक डेटा सब कुछ चाहिए। और इंडिया का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट इसके लिए तैयार है? एक्ट तो है, पर अभी भी इवॉल्व हो रहा है। इससे डेटा मिसयूज का खतरा बढ़ जाता है। डेटा मिसयूज से सबसे बड़ा रिस्क क्या है? डिस्क्रिमिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक इंश्योरेंस कंपनी आपके हेल्थ डेटा को एक्सेस करके आपको कवरेज देने से मना कर सकती है या आपसे ज्यादा प्रीमियम ले सकती है, सिर्फ इसलिए कि आपके जीन्स में किसी बीमारी का रिस्क है। हाँ, आपकी सबसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है।
इसलिए एआई एक पावरफुल टूल है, लेकिन इसके लिए स्ट्रॉन्ग एथिकल और लीगल गार्डरेल्स बनाना बहुत जरूरी है। Practice this. AI is revolutionizing clinical diagnosis through early detection and predictive analytics, but it raises significant data privacy and ethical concerns. In short, AI offers immense potential for healthcare, but we must navigate the ethical challenges of data privacy very carefully. How is the government of India protecting traditional knowledge of medicine from patenting by pharmaceutical companies? Heritage and biopiracy. अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन को जोड़ती है। इंडिया अपने ट्रेडिशनल मेडिकल नॉलेज जैसे आयुर्वेदा और यूनानी को फार्मास्यूटिकल कंपनीज द्वारा पेटेंट कराए जाने से कैसे बचा रहा है? इंडिया ने इस बायोपायरेसी से लड़ने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला है। इसका नाम है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी या TKDL। TKDL ये क्या है? ये एक मैसिव डिजिटल लाइब्रेरी है जिसमें आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा के लाखों ट्रेडिशनल फॉर्मुलेशंस को डॉक्यूमेंट किया गया है। ओके। इस पूरे ज्ञान को ऐसी भाषा और फॉर्मेट में रखा गया है जिसे दुनिया भर के पेटेंट एग्जामिनर्स आसानी से समझ सकें। तो ये काम कैसे करता है? मान लीजिए एक फॉरेन कंपनी ने हल्दी के हीलिंग प्रॉपर्टीज पर पेटेंट फाइल किया। तो पेटेंट ऑफिस TKDL डेटाबेस में सर्च करेगा और उन्हें एविडेंस मिल जाएगा कि ये इन्वेंशन नहीं बल्कि पुराना ज्ञान है जिसका जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों में है। और पेटेंट एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। एग्जैक्टली। फेमस टर्मरिक केस ऑफ 1997 इसका सबसे बड़ा सबूत है, जहां इंडिया ने इसी तरह एक US पेटेंट को चैलेंज करके जीत हासिल की थी। TKDL उस लड़ाई का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है। ये तो एक डिफेंसिव लाइब्रेरी की तरह है। बिल्कुल। इसका मकसद ट्रेडिशनल नॉलेज पर पेटेंट करना नहीं बल्कि दूसरों को गलत पेटेंट लेने से रोकना है। और ये सक्सेसफुल रहा है। हाँ, काफी सक्सेसफुल रहा है। TKDL के एविडेंस से अब तक 375 गलत पेटेंट एप्लीकेशंस को रोका जा चुका है। और इससे इंडिया को क्या फायदा है? इससे हमारा R&D का टाइम और पैसा बचता है जो पेटेंट चैलेंजेस लड़ने में खर्च होता, और ये हमारी कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करता है। प्रैक्टिस क्यों? India's traditional knowledge digital library, यानी कि TKDL, acts as a defensive database to prevent biopiracy by providing prior art evidence to patent offices. In short, TKDL is a powerful tool that leverages modern technology to protect ancient wisdom. What is the role of technology in battling the COVID-19 pandemic? Digital health in crisis management. अब आते हैं एक ऐसे दौर पर जिसे हम सब ने हाल ही में जिया है, COVID-19 पेंडेमिक। इस क्राइसिस से लड़ने में टेक्नोलॉजी ने क्या अहम भूमिका निभाई? पैंडेमिक एक बहुत बड़ा संकट था, लेकिन इसने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को जबरदस्त तेजी दी। हर तरफ टेक्नोलॉजी एक एली बनकर सामने आई। जैसे कि टेलीमेडिसिन, ई-संजीवनी जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोग घर बैठे डॉक्टर से कंसल्ट कर पाए। हाँ, इससे हॉस्पिटल्स पर बोझ कम हुआ और इन्फेक्शन का खतरा भी। और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए आरोग्य सेतु ऐप। यस, वो एक मैसिव इनिशिएटिव था। भले ही इस पर प्राइवेसी को लेकर सवाल उठे, लेकिन इसने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में काफी मदद की। लेकिन इन सब में मेरे हिसाब से सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट कोविन प्लेटफॉर्म था। मैं आपसे 100% सहमत हूँ। कोविन की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी उसका स्केल और स्टेबिलिटी। अब बिलियन से ज्यादा लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन, शेड्यूलिंग, OTP वेरिफिकेशन और रियल टाइम सर्टिफिकेट जनरेशन को हैंडल करना, वो भी बिना क्रैश हुए, एक वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजिकल फीट है। ये दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन ड्राइव की डिजिटल बैकबोन था। तो इस पैंडेमिक से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि क्राइसिस मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी वाइटल है, और ये टेक्नोलॉजीज अब कहीं नहीं जा रही हैं। टेलीमेडिसिन अब हेल्थ केयर का एक परमानेंट हिस्सा बन चुका है। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। हाँ, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हर नागरिक के लिए एक यूनिफाइड हेल्थ रिकॉर्ड बना रहा है, जिससे फ्यूचर में हेल्थ केयर डिलीवरी और भी सीमलेस हो जाएगी। इस पैंडेमिक ने इंडिया के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को कम से कम एक दशक आगे बढ़ा दिया है। Let's practice saying the COVID-19 pandemic accelerated India's digital health transformation, with platforms like Covin and eSanjeevani playing a crucial role. In short, technology proved to be an indispensable ally in managing the pandemic, laying the foundation for India's digital health future. What is the basic principle behind vaccine development? How do vaccines work? The science of immunity. हमने वैक्सीनेशन ड्राइव की बात की, तो चलिए हमारे आखिरी टॉपिक पर चलते हैं, वैक्सीन्स। वैक्सीन डेवलपमेंट के पीछे बेसिक प्रिंसिपल क्या है? वैक्सीन्स का बेसिक प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल और एलिगेंट है। अपने इम्यून सिस्टम को एक दुश्मन जैसे वायरस या बैक्टीरिया को पहचानने और उससे लड़ने की ट्रेनिंग देना। बिल्कुल सही, बिना उस असली बीमारी से बीमार पड़े। एग्जैक्टली। तो ये इम्यून सिस्टम को दुश्मन का वांटेड पोस्टर देने जैसा है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। वैक्सीन में उस पैथोजन का एक सेफ वर्जन या उसका एक टुकड़ा होता है। जब ये बॉडी में जाता है तो इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज और मेमोरी सेल्स बनाता है। एंटीबॉडीज दुश्मन को न्यूट्रलाइज करते हैं और मेमोरी सेल्स उसकी याद रखते हैं, ताकि जब असली दुश्मन हमला करे तो हमारा इम्यून सिस्टम पहले से ही तैयार हो। एग्जैक्टली। अब अगर हम कोविड-19 वैक्सीन की बात करें तो इंडिया ने एक ब्रिलियंट 2-pronged स्ट्रैटेजी अपनाई। एक तरफ इंडिजिनस डेवलपमेंट और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। कोवैक्सिन इंडिजिनस डेवलपमेंट का एग्जांपल है, राइट? हाँ, भारत बायोटेक ने ICMR के साथ मिलकर कोवैक्सिन बनाई। इसमें ट्रेडिशनल इनएक्टिवेटेड होल वायरन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब उन्होंने पूरे कोरोना वायरस को लेकर उसे मार दिया या इनएक्टिवेट कर दिया और उस मरे हुए वायरस से वैक्सीन बनाई।
और कोविशील्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का एग्जाम्पल है, उसकी टेक्नोलॉजी इससे अलग कैसे थी? करेक्ट। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एस्ट्राजेनिका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को इंडिया में मैन्युफैक्चर किया। इसमें वायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी का यूज हुआ। ओके, व्हाट्स दैट? एक हार्मलेस एडिनो वायरस को डिलीवरी व्हीकल की तरह यूज करके उसके जरिए सिर्फ कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन का जेनेटिक कोड बॉडी में भेजा गया। तो पुट इट सिंपली, कोवैक्सिन ने पूरा वांटेड पोस्टर दिखाया, हाँ, जबकि कोविशील्ड ने सिर्फ दुश्मन की फोटो दिखाई। पर दोनों का मकसद एक ही था, इम्यून सिस्टम को ट्रेन करना। Precisely. Let's practice. Vaccines work by training the immune system to recognize a pathogen, using different technologies like inactivated viruses, Covaxin, or viral vectors, Covishield. In short, vaccines are a triumph of science, preparing our bodies for a fight without having to go through the actual battle. वाओ, ये एक जबरदस्त सफर था। हमने बायोटेक्नोलॉजी के कई पहलुओं को समझा। हाँ, हमने एफडीसी से शुरुआत की, जहां सुविधा और सुरक्षा के बीच बैलेंस जरूरी है। फिर हमने स्टेम सेल थेरेपी की बात की, जो रीजनरेटिव मेडिसिन का फ्यूचर है। हमने देखा कि कैसे गवर्नमेंट सपोर्ट इंडिया को बायोटेक हब बना रहा है और कैसे अप्लाइड बायोटेक गरीबी दूर करने में मदद कर सकती है। उसके बाद हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्यूल बनाने की अनोखी दुनिया देखी और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के खतरे को समझा। हमने बढ़ती लाइफ एक्सपेक्टेंसी के चैलेंजेस और हेल्थ केयर में एआई के रोल और उससे जुड़े प्राइवेसी कंसर्न्स पर भी चर्चा की। और आखिर में हमने देखा कि कैसे इंडिया टीकेडीएल के जरिए अपने ट्रेडिशनल नॉलेज को बचा रहा है, कैसे टेक्नोलॉजी ने कोविड-19 से लड़ने में मदद की और वैक्सीन्स के पीछे की साइंस क्या है। अब आपके लिए कुछ क्विक कंटेंट प्रोब्स ताकि आपका नॉलेज टेस्ट हो सके। 1. Explain the difference between a merit and a demerit of FDCs, using one example for each. 2. Describe the 3 types of stem cells in one sentence each. 3. Name 2 key factors driving India's biotech growth. 4. How does overuse of antibiotics lead to resistance? Explain the mechanism simply. 5. What is the full form of TKDL and what is its main purpose? 6. Compare the technology used in Covaxin versus Covishield. और आपके लिए एक फाइनल चैलेंज। Pick any one topic we discussed today. Imagine you have to explain it to a friend in just 60 seconds. Rehearse presenting that one segment out loud. ये नॉलेज को लॉक करने का सबसे अच्छा तरीका है। So that was our super detailed discussion. Hope you found it useful. अगर हाँ, तो don't forget to subscribe now, comment your feedback, share to grow the channel. मिलते हैं next time with another fascinating topic. तब तक keep learning.